नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की। पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। आईआईटी बीएचयू में तैयार होगा देश का पहला बायोमेडिकल डिवाइस सेंटर। एक साथ तैयार होंगे कई मेडिकल इक्विपमेंट। यूपी की साधना सक्सेना बनी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक। प्रदेश सरकार प्रदेश में कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में है, जिसके लिए कई जिलों में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाए जाएंगे। इसरो व नासा के संयुक्त अभियान मिशन गगनयान में लखनऊ के कैप्टन शुभांशु शुक्ला शामिल। पिता बोले, हमारे लिए गर्व का क्षण। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर निगम का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन विरोधी विधेयक पारित हो गया। इस बिल को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 पारित, लेकिन विधान परिषद में अटका मामला। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी का आईआईटी बीएचयू में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल डिवाइसेस स्थापित होने जा रहा है, जहां एक छत के नीचे मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम तरीके की डिवाइसेस व इक्विपमेंट को तैयार किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसमें आईआईटी की मदद आईएमएस बीएचयू भी करेगा। इसको लेकर के बाकायदा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है और इस पर आईआईटी बीएचयू आगे भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू में पहले से ही डीआरडीओ के डिफेंस को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, जहां डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर आईआईटी बीएचयू नए सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहा है, जो डिफेंस में काम आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिप डिज़ाइन, कम्युनिकेशन में 6G AI पर अच्छे काम हो रहे हैं और अब मेडिकल के क्षेत्र में भी आईआईटी बड़ी पहल करने जा रहा है, जहाँ पर मेडिकल डिवाइस एक छत के नीचे तैयार की जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज की एक और होनहार बेटी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। 1970 के दशक में सेंट मैरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की छात्रा रही लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक का पदभार संभालकर गौरवान्वित किया है। खास बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनेंगी। इन्होंने 1 अगस्त को पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले उन्होंने एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत के बाद अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद संभाला था, तब भी वो ये पद संभालने वाली पहली महिला थीं। बढ़ते शहरीकरण के साथ ही सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रबंधन भी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे ध्यान में रखते हुए कूड़ा प्रबंधन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी में जुटी हुई है। सरकार की मंशा के मुताबिक शहरों से हर दिन निकलने वाले हजारों टन कूड़े को प्रोसेस करके न केवल सड़कें बनाई जा रही हैं, बल्कि वेस्ट टू वंडर योजना के तहत पार्कों का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 20,000 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। हालांकि अभी फिलहाल 15,000 टन सॉलिड वेस्ट को ही प्रोसेस किया जा पा रहा है। सरकार इस क्षमता को तकरीबन दोगुना करते हुए 12,000 टन प्रतिदिन का इजाफा करने जा रही है। देश में फिलहाल 933 एमआरएफ सेंटर हैं, जिनमें से 711 वर्किंग है, जहां सॉलिड वेस्ट को प्रोसेस करने का काम किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में लखनऊ के रहने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए चुने गए सभी अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। मैं सभी को मिशन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमेशा ही शुभांशु की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने बताया कि मैं चाहता था कि शुभांशु सेना में जाने के बजाय सिविल सेवाओं में जाए, पर जब वायुसेना के लिए उनका चयन हो गया तो मैंने बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं किया। वो शुक्रवार को प्रशिक्षण के लिए अमेरिका रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के मुताबिक सौर शहर को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम 10% तक कम कर सकते हैं। अयोध्या ने आवश्यक क्षमता से दोगुनी क्षमता हासिल कर इस मानक को पार कर लिया है। ये संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा माझा रामपुर हलवारा और माझा सराय राशि गाँव में सरयू नदी के पास स्थापित किया गया था। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना स्थापित करने के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 165.10 एकड़ भूमि ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 सालों के लिए पट्टे पर दी है। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल द्वारा 25 सालों के लिए लागत प्लस निर्धारित टैरिफ पर खरीदा जाएगा, जिससे अयोध्या को एक आदर्श सौर शहर घोषित किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन इस विधेयक को सदन में मंजूरी मिली है। यूपी सरकार ने इसे
पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। पहले विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। संशोधन के जरिए पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने के नजरिए से और भी स्ट्रांग किया गया है। नए प्रावधानों के मुताबिक किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति का अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। हालांकि यह विधान परिषद में पारित नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद से नजूल की जमीनों को लेकर कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। नजूल की जमीनों के लेकर हाल में कई तरह के विवादों के पनपने के बाद राज्य सरकार ने इसके बारे में यह नया कानून लाने का फैसला लिया था। नजूल जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रशासित नहीं किया जाता, सीधे एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया जाता। राज्य आमतौर पर ऐसी जमीनों को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर दे देती है, आवंटित कर देती है, जो आमतौर पर 15 से 99 सालों के लिए होती है। अगर पट्टे का टाइम लिमिट खत्म हो रहा है तो कोई स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित एप्लीकेशन दे करके पट्टे को रिन्यू करा सकता है। सरकार पट्टे को रिन्यू करने या इसे रद्द करके नजूल जमीन को वापस लेने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में नजूल भूमि को तमाम उद्देश्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं को आवंटित किया गया है। अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश दुनिया के कुछ अन्य अहम खबरों पर। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यानी ICAE के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। यह आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र NASC में हुआ। इस साल के कॉन्फ्रेंस का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स है। 1 अगस्त को केंद्र सरकार ने मालदीव को 2 अतिरिक्त बंदरगाह देने की घोषणा की है। मालदीव गुड्स एक्सपोर्ट के लिए कांडला सागर और विशाखापट्टनम सागर बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकेगा। कांडला और विशाखापट्टनम सीमा शुल्क समुद्री बंदरगाहों को इंपॉर्टेंट गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए उपयोग में लिया जाएगा। 30 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया। सूदन ने मनोज सोनी की जगह ली है, जिन्होंने 20 जुलाई को अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था। 29 जुलाई को ईरान के इस्फहान में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 का फाइनल हुआ। इसमें भारतीय दल के सभी 5 पार्टिसिपेंट्स ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते। 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल मिला। 50 मीटर राइफल की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत को इस बार के ओलंपिक में तीनों मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिले हैं। स्वप्निल से पहले मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शूटिंग में ब्रॉन्ज जीता था। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ऐसे ही और भी खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।